वेलकम टू द इंडस स्पोर्ट एंड एनालिसिस। आज हमारे साथ सीनियर बीजेपी यूथ लीडर और डीडीसी मेंबर श्रीनगर इंजीनियर एजाज हुसैन साहब हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस में बीजेपी को पहली बार जीत दिलाने वाले इंजीनियर एजाज हुसैन साहब ही हैं। हम उनके साथ आज कुछ जरूरी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेन हमारा मुद्दा रहेगा कश्मीर बियॉन्ड पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, उसके इफेक्ट्स, एडवांटेजेस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। बीइंग अ कश्मीरी, आप अपना व्यू बताइए आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बारे में। देखिए, आर्टिकल 370 पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है, वो तो इरिवर्सिबल है ना। बिल्कुल। और एक कश्मीरी होने के नाते मैं ऐसा बोलता हूँ कि धारा 370 हिंड्रेंस था जी। एक स्पीड ब्रेकर था डेवलपमेंट के नाम, मतलब डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में। जब से धारा 370 हटी, आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से विकास के कार्य हुए। उतना ही नहीं, जो कानून बाकी स्टेट्स में लागू था वो यहाँ नहीं होता था, और वो भी अब यहाँ पे लागू हो गए। और आपने देखा वाल्मीकि समाज हो, एससी कम्युनिटीज हो, एसटी कम्युनिटी हो, उनको भी अपने राइट्स, अपने अधिकार मिल रहे हैं। मैं आपको इतना बताते चलूं, जो हमारे पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए हुए लोग थे, उनको यहाँ पे वोटिंग देने का राइट नहीं होता था, उनको भी वो अपना हक मिला है। मैं ये मानता हूँ धारा 370 के आने के बाद, खत्म होने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। आप टूरिज्म की बात करिए, टूरिज्म में देखिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट यहाँ पे आज की डेट में आ रहे हैं। वो किस कारण? जब यहाँ धारा 370 नहीं है। उसके बाद चाहे डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, चाहे रेलवे नेटवर्क्स हो, आप देखो हमारे 1-2 महीने में यहाँ श्रीनगर तक रेल आनी है। जी। वो एक बहुत बड़ा एक चेंज मेकर होगा यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, एचएडीपी में कम से कम 7,000-8,000 करोड़ इस साल बजट है, जो यहाँ के किसान, यहाँ के जो हॉर्टिकल्चर के लोग जुड़े हुए हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उनका फायदा मिलेगा। और आपको पता ही है, हमारे जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके आने से पहले और आने के बाद 2014 की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे अगर खातों की बात करेंगे, जो हमारे बैंक अकाउंट्स थे, यहाँ पे 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे। और जब हमारे पीएम साहब तब डिजिटल इंडिया की बात करते थे, तो लोग मौह करते थे कि भाई कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है, 140 करोड़ आबादी है। उसके बाद भी आपने देखा डिजिटल जो हमारी डिजिटल जो इकोनॉमी है, वो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी, जिसका पूरा वर्ल्ड आज उसकी ओर देख रहा है। और आप चाहे छोटा से छोटा कारोबारी हो, रेडा लगाने वाले लोग हो, फेरी करने वाले लोग हो, आज उनके पास भी गूगल पे, एम पे, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट की, मैं ये मानता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान में आप देखिए, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कमान संभाली और उन्होंने नारा दिया कि भाई स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा ले लो, आज आप देखो कितनी गंदगी यहाँ से साफ हो गई है। आज किसी को शर्म नहीं आती है, और हर कोई मतलब प्रिकॉशंस लेता है कि भाई डस्टबिन का हमने इस्तेमाल करना है, शौचालयों का इस्तेमाल करना है। शौचालयों का देखिए, कम से कम 14 करोड़ शौचालय पूरे देश में बने। क्या वो उपलब्धि नहीं है? जिन माओं को, जिन महिलाओं को, जिन बहनों को मतलब खुले में जाके मतलब शोषण करना होता था, मतलब वो उनको इज्जत और सम्मान की बात होती थी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको इज्जत और सम्मान दे दिया। गोल्डन कार्ड आप देखिए जम्मू कश्मीर में, गोल्डन कार्ड में हर एक व्यक्ति को मुफ्त का इलाज दिया जाता है। ये इससे पहले पॉसिबल ही नहीं होता था। अगर कोई व्यक्ति गरीब होता था, जिनके घर में खाली चूल्हा और रोटी खाते थे, अगर उनके परिवारों में कोई बीमार होता था, या तो घर बैठे मर जाता था, या जो मिडिल क्लास के लोग हो उनको जमीनें बेच के इलाज करना पड़ता था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी यहाँ पे स्कीम लाई, आज चाहे अमीर हो गरीब हो, उन्होंने किसी को फर्क नहीं किया। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी को फर्क नहीं किया। ये नहीं किया कि भाई मुसलमानों को देंगे और हिंदुओं को नहीं देंगे, या हिंदुओं को देंगे मुसलमानों को नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबको एक समान उनका फायदा मिला। पीएम आवास में अगर आप देखेंगे, आवास योजना 2 लाख घर यहाँ पे नए जो हमारी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए, तो मैं ये मानता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ग्राउंड स्तर पे अगर हम लोग देखेंगे, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए हर एक के खाते में गया। एक डीडीसी होने के नाते हमारे पंचायत के चुनाव कभी नहीं होते थे, वो पंचायत चुनाव भी हमने ही करवाए। आप देखो 35,000 से ज्यादा लोग इलेक्ट होके आए, उसमें डीडीसी भी बने, बीडीसी भी बने, सरपंच बने। आज हमारे पास
डायरेक्टली पैसा आता है, हम अपने प्रायोरिटीज को, जो हमारे इलाकों की प्रायोरिटीज है, उनको हम लोग खुद से देखते हैं और खुद से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और जब से डीडीसी बने, मैं अपनी बोलता हूँ, हमारे जो इलाके है खनमू सेकंड का, उसमें ना कभी प्ले फील्ड था, ना वहाँ स्कूल बिल्डिंग से अच्छी थी, ना वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना पानी के लिए। जब से मैंने वहाँ पे कमान संभाली, मैं मानता हूँ रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम हमने 40 करोड़ आज की डेट में वहाँ पे स्पेंड किए हैं। उसके बाद जल शक्ति में हमने कम से कम 4 नए स्कीम्स वहाँ पे दिए हैं, जो कम से कम 12-14 करोड़ रुपए की लागत से बना है। हमारे जो पाइपलाइन है, जो 40 साल से पड़े हुए थे, उनको हमने रिप्लेस करवाया। हमारे इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे एलटी इंप्रूवमेंट हो, एसटी इंप्रूवमेंट हो, या हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, उनको हमने चेंज करवाया। उसके बाद स्कूल बिल्डिंग्स, हमने कम से कम 80 लाख रुपए स्कूल बिल्डिंग्स पे खर्चा करवाया। हमारे यूथ के पास स्पोर्ट्स फील्ड नहीं होता था, 70 साल से हमारी डिमांड थी, उस डिमांड को भी इस सरकार ने पूरा किया। उसमें हमने एक बहुत बड़ा प्ले फील्ड भी बनवाया। एक नहीं, इस इलाके में अगर आप लोग देखोगे, कम से कम 5 प्ले फील्ड मेरे रहते हुए उनको मिला है। मैं ये मानता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर हम गिनती करेंगे डेवलपमेंट की, अगर हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, तब हमें, मुझे लगता है, पूरा दिन गिनने में लग जाएगा और तब भी हम लोग पूरा नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, सबकी नजर उस मुद्दे पे है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट इज काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। ये नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही एम्प्लॉय होता है। बिल्कुल। ये जो मानसिकता यहाँ के लोगों में बनी है, मैं इसको सही नहीं ठहराता हूँ। आज हमारे जवान जो है, हमारे जो पढ़े लिखे जवान है, वो अच्छे अच्छे फील्ड्स में एक्सेल करते हैं, वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। हमारी सरकार ने कई सारी स्कीमें, चाहे खादी विलेज हो, मुद्रा योजना हो, मुमकिन स्कीम हो, या मतलब तेजस्वी स्कीम हो, ऐसे हजारों स्कीमें सरकार ने हमारे युवाओं के लिए दी है। इससे पहले अगर मुझे या किसी बिजनेसमैन को 1 लाख का लोन लेना पड़ता था, उसको किसी बड़े व्यापारी के साथ काउंटर साइन करवाना पड़ता था। ये हमारी सरकार ने बंद किया। 10 लाख तक आप डायरेक्टली जा सकते हो, अपना प्रोजेक्ट दे सकते हो और फिर अपना काम कर सकते हो। खादी विलेज में मैंने रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ा था, 67,000 यूनिट इस साल 2023 में बने हैं। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आप बोलते हो? अगर आप सरकार की जॉब को एम्प्लॉयमेंट बोलते हो तो अलग चीज है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे, टूरिज्म अगर जब बढ़ा, क्या यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री में लोग नहीं बढ़े? क्या वहाँ गाइड्स नहीं काम आए हो? क्या होटल इंडस्ट्री का उसको लाभ नहीं मिला? क्या टैक्सी स्टैंड को उसका लाभ नहीं मिला? क्या यहाँ की एयरलाइंस को लाभ नहीं मिला? मैं बोलता हूँ ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा कनेक्टेड रहता है। और दूसरा, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, इस बार जो येलो रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, हमने देखा होगा मस्टर्ड में कितना सारा खेती हुआ, उससे भी एक बहुत बड़ा एक फायदा मिलेगा यहाँ के लोगों को। मैं बोलता हूँ यहाँ जीआई टैग्स हमने, चाहे सैफरन हो, या फिर हमारे पश्मीना शॉल हो, या फिर हमारे कानी काम हो, या कितने सारे प्रोडक्ट्स का हमारी सरकार ने जीआई टैग लगा दिया। आप देखो, जो कल्चर, जो हेरिटेज जो बिखर चुकी थी, जो खो चुकी थी, उसको हमने फिर से रिवाइज करने की कोशिश की। और आप देखो, अभी हमारे पास और एक स्कीम आई जिसमें 15 से 18 हजार रुपए हर एक फर्द को मिलने वाला है, जो भी किसी स्किल में वो अगर विश्वकर्मा योजना। मैं बोलता हूँ ऐसे हजारों स्कीमें हैं। पावर की यहाँ पे दिक्कत है, उसके लिए भी सरकार ने अभी बोला कि हम लोग इंशाल्लाह जब मोदी जी फिर से तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जन सुरक्षा योजना के नाम पे एक नीति आ जाएगी सरकार की, जिसमें बीपीएल परिवारों को सब्सिडाइज रेट्स पे यहाँ पे बिजली मिलेगी। मैं बोलता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और दूसरा, एक मेंटल स्टेटस अच्छा बना है। आप देखो, 2014 से पहले अगर हम लोग किसी शोपियान जैसे जिला में, पुलवामा जैसे जिला में जाते थे, 1000 जगह पे चेकिंग होती थी। आज कोई ऐसी चेकिंग नहीं है। आज यहाँ के बाजार खुले हुए हैं, आज कोई हड़तालें नहीं, आज स्कूल चल रहे हैं। पहले जलते थे, पहले जलाया जाता था, आज चलते हैं। मैं बोलता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। चाहे स्मार्ट सिटी हो, अभी आप देखोगे आने वाले समय में मेट्रो यहाँ पे आने वाली है, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। IIM मिले हम लोग को, IITs मिली हम लोग को, रिजर्वेशन मिले हम लोग को, और इतना सारा फंड सरकार ने दे दिया। इतने सारे मिनिस्टर्स आए, आपने देखा लास्ट टाइम कम से कम 40 से ज्यादा MPs और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने यहाँ पे विजिट किया और यहाँ लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्शन की। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप बताओ, यहाँ का एक MLA जब चुन के आता है, वो अपने गाँव में नहीं जा पाता है,
वो जाता ही नहीं है। यहाँ आप अक्सर शिकायत देखोगे, जो भी कोई चुन के आता है दूसरी बार जाता ही नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी के वर्कर कहाँ, बिहार से, बंगाल से, यूपी से, बॉम्बे से जो हमारे मंत्रीगण है वो यहाँ पे आके लोगों का सुनते हैं। तो इसलिए लोगों को एक इत्मीनान हो गया नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे। मैं ये मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम किया है उसका आने वाले समय में इलेक्टोरल बेनिफिट भी होगा। बेशक हमारे कैंडिडेट नहीं है आज की डेट में, हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट नहीं है, बट आने वाले समय में जब भी असेंबली इलेक्शन होंगे आप देखोगे बहुत बड़ा एक सरप्राइज आपके सामने होगा और लोग जोक दर जोक भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी फिर से जीतेगी? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ 400 पार इस बार का नारा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। और जिस तरीके से हमारा संगठन है, हम लोग कोई परिवारवाद नहीं है। यहाँ कोई सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के बाद उसकी बहन प्रियंका, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारी पार्टी जो है राष्ट्रवाद विचारधारा की पार्टी है, जिसमें लोग जोक दर हजारों किस्म के संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। क्योंकि हमारा नारा ही है नेशन फर्स्ट। जो भी राष्ट्रवादी सोच के विचारधारा के लोग होंगे, जो भी चाहते होंगे अपने देश को आगे बढ़ाना, वो ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसका हिस्सा हो जाता है। तो आज हमारा इतना बड़ा परिवार है। आज मैं मानता हूँ जब हमारी लास्ट टाइम मेंबरशिप ड्राइव हुई 25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मेंबरशिप दी है। अगर वही खाली 25 करोड़ वोट हमें इस इलेक्शन में मिलते हैं, मैं मानता हूँ हम लोग 425 के पार इस बार ही करेंगे। बिल्कुल। तो अगर बीजेपी ने इस बार फिर से जीता तो कश्मीर के लिए आपकी क्या प्लान है, क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी है कश्मीर के रिलेटेड आपकी? देखिए, ऐसा नहीं कि भाई हमने हमारी कोई स्ट्रेटजी या ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो गृह मंत्री जी है अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में आपने देखा होगा, उसने रिसेंटली बोला जब से ये सवाल किया गया कि भाई इलेक्शन में आप लोग क्यों नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम लोगों के दिल जीतना चाहते हैं। जब हम लोगों के दिल जीतेंगे तब वो हमें स्वीकार करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारी कोई जल्दबाजी नहीं है। जो भी राष्ट्र विचारधारी वाली पार्टी है, अगर उनको हमारी वजह से लाभ मिलता है तो हमें देना चाहिए। और मैं मानता हूँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक हिस्सा है अपने भारत का। जिस तरीके से भारत निर्माण की एक नीति चल रही है पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर निर्माण के लिए भी बहुत कार्य हुए हैं। और आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बेरोजगार जवान या यहाँ पे जो हैंडक्राफ्ट से, हैंडलूम से इन्वॉल्व लोग हैं या हेरिटेज कल्चर से रिलेटेड लोग हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी हेल्थ के रिलेटेड? एक नागरिक होने के नाते जम्मू कश्मीर का हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि हम लोग अपनी सरकार को गाइड करें, उनके पत्र लिखे। आप देखो हमारे ऑनरेबल जो हमारे मनोज सिन्हा जी है वो हर महीने मन की बात बोलते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, इसी तरह वो अवाम की आवाज करके प्रोग्राम करते हैं। उनको हमें अपने जो ख्यालात है उन तक पहुंचाने चाहिए। मैं मानता हूँ, देखिए जब हमें मौका मिलेगा, जब यहाँ के लोग हमें मौका देंगे, चुन के लाएंगे, तब हम भी उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। और आप इत्मीनान रखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हित में काम करेगी। जिस तरीके से पूरे देश में काम किया है उसी तरीके से आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के लिए भी अच्छा काम होगा। तो सर, कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते, कुछ पार्टीज से डरते हैं, इसके रिलेटेड आपका क्या व्यू है? देखिए, यहाँ पे हालात बदले हैं, यहाँ पे माहौल बदला है। यहाँ पे जो राजनीतिक जो बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने हमेशा यहाँ पे जो वोट बैंक पॉलिटिक्स किया है वो मजहब के नाम पे किया। हमेशा ये बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। हम जब बचपन में बैठते थे, जब हम बच्चे थे, हमें ये बोल के डराया जाता था कि यहाँ से जनसंघ लोग आ जाएंगे, वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। मैं बोलता हूँ ये मानसिकता हटनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग आज सोशल मीडिया, आज सब कुछ रिसोर्सेज उनके पास है, वो समझते हैं। और हाँ, ये सच है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता आए हैं या कुछ आना चाहते, वो डर के कारण नहीं आना चाहते। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में जब उचित समय आ जाएगा, आज पीस है, अमन है, जो आतंकवाद है वो लास्ट चरण में, उसको लास्ट हम लोग बोलेंगे। आने वाले समय में यहाँ भाजपा आज भी खुल के लोग आ रहे हैं, कोई मरने से नहीं डरता। मैं ये मानता हूँ जो भाजपा का कार्यकर्ता वो कभी नहीं डरता। चाहे बंगाल में कार्यकर्ता देखो, केरल में कार्यकर्ता देखो, कश्मीर में कार्यकर्ता, यहाँ पे भी हमने कितने जवानों का मतलब शहीद होते देखा जो हमारे कार्यकर्ता थे, या ऐसे बंगाल में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। मुझे नहीं लगता इन चीजों से
यहाँ की पार्टियां दबा सकती है। यहाँ की जो आतंकवादी जो इकोसिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी को दबा नहीं सकती है। लास्ट टाइम भी जब हमने डीडीसी के चुनाव हुए उस टाइम यहाँ के जो लोगों ने 3 कैंडिडेट्स के ऊपर विश्वास रख के जिताया, उसमें मैं एक हूँ, एक हमारे गुरेज से है और एक हमारी बहन पुलवामा से है। मैं मानता हूँ उसे यहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा माइंड में बदलाव आया और आने वाले समय में जब असेंबली के चुनाव हो जाएंगे, मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ आज लोग खड़े हैं और राज चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिताएं और उनके कैंडिडेट्स जब आ जाएंगे मैं मानता हूँ यहाँ के लोग भी उनको स्वीकार करेंगे। कश्मीर को स्टेटहुड देने के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है आपके? देखिए, एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि भाई स्टेटहुड हमारा राइट है, स्टेटहुड दिया जाना चाहिए। और हमारी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी एचएम सर है, उन्होंने फ्लोर पे भी पार्लियामेंट के फ्लोर में बोला है कि हम लोग स्टेटहुड दे देंगे। यहाँ जब इलेक्शन हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद मुझे लगता है स्टेटहुड भी दिया जाएगा। अगर कश्मीर को स्टेटहुड मिला तो आप अपना ऑनेस्ट वे बोलिए कि कौन सीएम बनेगा कश्मीर का? देखिए, ऐसा नहीं है हमारे पार्टी में कोई ऐसा मतलब वो बाप बेटा वाला सिस्टम नहीं है। जब लोग आशीर्वाद देके भेजेंगे हमें, जब हमें अच्छी सीटें आ जाएंगी तब वो पार्टी का निर्णय होगा। जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा, यहाँ के जो हित में होगा, वो इंशाल्लाह होगा। जी, एक और टॉपिक जो काफी चर्चा में रहा है वो है पीओके का। पीओके को ऑक्यूपाई करने के बारे में क्या आपके प्लान्स, क्या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है पीओके को ऑक्यूपाई करने का? मेहरबानी करके हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता है, हमें इतने बड़े डील वो ना बड़े वो खिलाड़ियों में हमने घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सच है, पीओके अपना इंडिया का हिस्सा है जी। वो हमारा अंग है। उसके लिए जम्मू कश्मीर में हमने असेंबलीज में भी पहले भी उसके लिए सीटें रिजर्व थी, आज भी सीटें, और हमारे गृह मंत्री जी भी, हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो सब चीज पे नजर बनाए हुए हैं। और हम इतना ही बोलेंगे कि उसको हमसे छीना गया और वो हमारा हिस्सा है। जो छीना गया वो हम वापस ले लेंगे। हाँ, बिल्कुल जम्मू कश्मीर बढ़ना चाहिए। और हमने पहले भी बोला, अगर हमारा इरादा नहीं होता तब हमारे असेंबली में उसके लिए रिजर्वेशन नहीं होती। तो वो हमारा हिस्सा है, उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते। अगर धारा 370 70 साल के बाद हट सकती है तो आप ये निश्चित रखें कि आने वाले समय में चाहे 2 साल लगे, 10 साल लगे या 20 साल लगे, पीओके को अपने भारत का हिस्सा होना ही होना है। G20 मीटिंग का इम्पैक्ट कितना रहा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कश्मीर जैसी जगह पे G20 करने का एक मतलब ना फैसला ले लिया। अगर वो चाहते बाकी सरकारों की तरफ वो दिल्ली में बैठ के उन मीटिंग्स का आयोजन करते, लेकिन उन्होंने पूरे देश में, चाहे आगरा हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, जम्मू कश्मीर हो, हर एक जगह पे G20 करवाने की कोशिश की, ताकि जो बाकी आए हुए लोग हैं, आप देखो ना 80% ऑफ इकोनॉमी वर्ल्ड की उन G20 कंट्रीज में है। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली वो आने वाले समय में यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, टूरिस्ट का भी बहुत बड़ा फ्लो हो जाएगा। मैं मानता हूँ बहुत एक अच्छा चेंज था, जिसमें पूरे वर्ल्ड को जम्मू कश्मीर देखने का, परखने का, कश्मीर को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिला। और जम्मू कश्मीर अब एक पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और एक अच्छी इमेज बनी है, उसे यहाँ के टूरिज्म को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।